Okay, friends, we are going to start now. In the last session, we have understand some of the basic about the bank reconciliation statement. Today, we will do one of two example on which basis we can identify that how we can prepare the bank reconciliation statement. So, सबसे पहले तो we will identify the difference बैंक बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड योर पासबुक। आपको उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रीजन की वजह से मेरे बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है। तो पहला रीजन कौन सा हो सकता है कि मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने उसका क्रेडिट नहीं दिया है। तो दिस वाज द डिफरेंस। अगर मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस मेरी बैंक बुक में ज्यादा आएगा, अकाउंट के हिसाब से ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, वो मैंने रिसिप्ट में ले लिया होगा, लेकिन बैंक ने कुछ अभी तक क्रेडिट नहीं दिया है, तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस because of which your bank balance as per bank and as per account will not match. The second reason is check issued but not presented for payment. मैंने मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 50,000 का, ठीक है। जब भी मैंने उसको चेक दे दिया तब के तभी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी कि मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया है, लेकिन क्रेडिटर ने चेक डिपॉजिट नहीं किया या फिर डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ है बैंक से, तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में मेरा बैलेंस ज्यादा आएगा। लेकिन मैंने क्योंकि चेक दे दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री भी कर दी है, तो मेरे बैंक बुक में मेरा बैंक का बैलेंस कम आएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज अगर किसी कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर से मुझे पैसे लेने थे, मान लो कि मुझे मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए लेने थे, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली 50,000 डिपॉजिट कर दिए, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो बैंक में तो मेरे पैसे क्रेडिट हो गए, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया एज पर बैंक स्टेटमेंट, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मेरे बैंक में इसकी एंट्री नहीं हुई होगी। सो मेरा बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक will be less than the bank balance as per the bank statement. Next reason is interest bank charges at extra charged by bank. बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया या फिर इंटरेस्ट क्रेडिट किया, लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में उसकी एंट्री हो गई है, लेकिन मेरे बुक्स में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसका डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। Next is the amount recovered on behalf of the trader and credited to his account by bank but not recorded in a cash book. अगर कोई अमाउंट ऐसी है जो ट्रेडर के बिहाफ पे बैंक ने कलेक्ट कर दी है, लेकिन उसको मैंने बैंक बुक में दिखाया नहीं है, तो मेरे स्टेटमेंट में तो वो आ गई, तो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक बुक में नहीं आई, तो मेरा बैलेंस बैंक बुक के हिसाब से मैच नहीं होगा। फिर एक और है चेक रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक बट लेफ्ट अनडिपॉजिटेड इन द बैंक। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया है, मिस्टर एक्स ने मुझे 50,000 का चेक दे दिया, ठीक है, तो मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी भाई कि मिस्टर एक्स ने मुझे 50,000 का चेक दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन वो गलती से मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, ठीक है, डिपॉजिट करना बाकी रह गया, तो मेरे बैंक बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस ज्यादा आएगा, लेकिन वह बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस कम आएगा। नेक्स्ट इज द चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास चेक आया, वो मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना मैं भूल गया, तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बुक बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। नेक्स्ट इज द चेक इश्यूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन माय बैंक बुक। मैंने चेक बुक से चेक निकाल के मेरे क्रेडिटर को पेमेंट के लिए दे दिया, तो बैंक से वो डेबिट भी हो गया, लेकिन मैं अपनी बैंक में एंट्री करना वो भूल गया हूँ अकाउंट में, तो भी देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन
balance of bank book as well as the bank statement. So these are the major difference due to which we can identify the difference of balance between the bank book as well as the bank statement. So we can now identify how we can prepare the bank reconciliation statement. So this is the first illustration. From the following information, prepare the bank reconciliation statement of Sri Jaimini as on 31st March 2015. So on 31st March 2015, as per cash book column, debit balance of 12,000, whereas the passbook credit balance as 8,300. So now we will do how we can prepare bank reconciliation statement. This is my bank reconciliation statement. Now we will start with balance as per my books of account. So books of account का बैलेंस कितना है? बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कितना है? कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो कितना है? 12,000. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,000. ठीक है. नाउ here you will find that balance as per the passbook is 8,300. ठीक है. अब इसमें क्या डिफरेंस है कि बैलेंस एज पर बैंक बुक इज अ डेबिट बैलेंस, सो इट इज माय राइट साइड. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, लेकिन डेबिट बैलेंस ही है. तो अगर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में उतना ही क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है? 12,000. पासबुक में कितना क्रेडिट बैलेंस है? 8,300. तो कितने का डिफरेंस आया? 3,700 का डिफरेंस आया, राइट? So now we will identify reason for which this is the difference. A check, पहला रीजन है, a check of 6,000 is deposited in a bank as on 28/3/2015, but till 31st March 2050 bank had not credited the same. तो कितने का चेक डिपॉजिट किया था? 6,000 का. ठीक है, मैंने 6,000 का चेक डिपॉजिट किया था. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. ठीक है, मैंने 6,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था लेकिन वह क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ऐसा. हाँ सर. मेरा बैलेंस एज पर बुक्स है कितना? 12,000. ठीक है. 12,000. अब मैंने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में 6,000 का, जिसकी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी थी, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? सर ये कैश बुक में एंट्री हो गया. हाँ, बैंक बुक में एंट्री हो गई है, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं आया है. तो हम अभी कहा बुक से स्टेटमेंट के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, 8,300 हमें लाना है. ठीक है, मेरे बुक्स में 12,000 बैलेंस है. अब मुझे 8,300 लाना है, यहाँ पे जाना है. ठीक है, अब एक चेक ऐसा आया कि जिसकी मैंने बुक्स में एंट्री कर दी डिपॉजिट की, लेकिन बैंक वाले ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ऐसा. सर ये कैश बुक प्लस होगा. ये क्यों प्लस होगा? एक बात बताओ, सीधा सा सिंपल गणित है. मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए का बैलेंस था. ठीक है. हाँ. अब एक कस्टमर आया, मुझे 1,000 का दूसरा चेक देके गया. 1,000 का बैलेंस था मेरा. मैंने फिर से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की कि कस्टमर ने मुझे 1,000 का चेक दिया, तो मेरा बैंक बुक का बैलेंस कितना हो गया? सर माइनस हो गए. माइनस हो गया. यस, राइट, माइनस. ओके, गुड. क्योंकि ये 12,000 में ये 6,000 आ गया है, लेकिन 8,300 में उसकी इफेक्ट नहीं आई है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज
Now the interest of 400 is credited by bank, which is not recorded in the books of account. 400 रुपए का बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट रिसीव इन पासबुक। बैंक ने 400 रुपए का मुझे इंटरेस्ट दिया पासबुक में, लेकिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं की है, तो ए प्लस होगा कि माइनस होगा मयंक? मयंक प्लस होगा। क्या? प्लस होगा। राइट, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये बैंक बुक में तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, लेकिन मेरे बुक में एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर मैं बुक में रिसिप्ट की एंट्री करूंगा तो प्लस होगा ना। राइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज a check of 2000 is drawn and issued to Dev, which is not presented for payment in the bank. मैंने 2000 का चेक मेरे क्रेडिटर को दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन अ बैंक। कितने का चेक है? 2000 का। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मेरा सर प्लस करना होगा, ये क्या प्लस करना होगा? प्लस करेंगे, राइट। मैं सीधे तरह से बता देता हूँ, 12,000 का मेरा बैलेंस था, उसमें से मैंने 2,000 का चेक दे दिया, तो मेरा बैलेंस कितना बचा? 10,000। लेकिन अब बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं आया है, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट में जाना है, तो उसके लिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस 100 which remains not recorded in my books of account. So bank charges debited, bank charges not recorded in books, कितना था? 100। ठीक है, ये 12,000 में मैंने बैंक चार्जेस लिया नहीं है, मेरा बैलेंस 12,000 है, लेकिन बैंक चार्जेस मैंने लिया नहीं है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा। ठीक है, अब आंसर कितना आता है देखो, आ गया आंसर कि गलत है अपना आंसर? सर आंसर सही है। क्या सही है ना? सर सही है, हाँ सर। तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं डाउट सर। है किसी को? सुदीप, मयंक, क्लियर है सर। क्लियर है ना? सर ये सिर्फ जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि आपको एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक जाना है। इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना है, इसको आप रिवर्स तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट किया, उसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। यहाँ पे आ जाएगा 8300 और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक बुक, दैट इज अवर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट के हिसाब से 12,000 था, तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं रिवर्स। तो क्या होगा, जो हमने प्लस किया था वो अब माइनस करेंगे, और माइनस किया था वो प्लस करेंगे। इन शॉर्ट हमें एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस पे जाना है, उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। पासबुक ऑफ अ कैलाश शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? 30,000, which does not agree with the bank balance as per cash book. The following information is obtained comparing the cash book and a passbook. Prepare a bank reconciliation statement from this information. तो
पासबुक का बैलेंस 30,000 है, ठीक है। पासबुक मतलब बैंक ने 30,000 का बैलेंस दिया है क्रेडिट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बैलेंस एज पर माय बैंक बुक। तो चेक ऑफ 10,000 वाज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, but by mistake it was not handed over to creditor. This check is found out from the drawer of the table. तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 का चेक मैंने मेरे कस्टमर को दे दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ये मेरी पासबुक है, उसमें ये बैलेंस अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैंने मेरे क्रेडिटर को तो 10,000 का चेक दे दिया, तो बुक्स में बैलेंस कम होगा, ठीक है। मैं पासबुक से बुक पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस चेक ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर। 10,000 क्या हुआ, लेस हुआ, राइट। समझ में आया, ये डाउट है? Clear, sir. ओके, नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ 30,000 इज बैंक ऑन 28 March for which credit is given by bank as on 1/4/2015। मतलब हम कौन सी डेट का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, 31 मार्च का। बैंक ने कब क्लियर किया, 1/4 को। तो मेरे बैंक बुक में तो मैंने 30,000 क्रेडिट कर दिए है, ठीक है, 30,000 की मैंने एंट्री कर दी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 30,000, so it will be added. Next is the bank has paid 20,000 insurance premium for which Kailash received information as on 2nd April। तो बैंक ने 20,000 का पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कब की, 2nd अप्रैल को। मुझे स्टेटमेंट कब का बनाना है, 31 मार्च को। तो बैंक में से डेबिट होगा, लेकिन बुक में डेबिट नहीं, बुक में उसकी पेमेंट की एंट्री नहीं हुई है, तो इसकी क्या इफेक्ट आएगी, ऐड होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, क्योंकि हम बैंक से बुक में जा रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स विल बी एडेड। नेक्स्ट इज 30,000 आर डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बैंक में बैलेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि बैंक में तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब बैंक से बैलेंस माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय कस्टमर इन द बैंक अकाउंट विल बी लेस 30,000। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ 1,000 क्रेडिटेड इन पासबुक व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, हम पासबुक से बुक्स की तरफ जा रहे थे, तो बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हुई है वो इनकम को हम माइनस करेंगे। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक 1,000 will be less. Next is a check of 60,000 which was deposited in a bank dishonored and this information is received as on 2/4/15। ठीक है, मैंने 60,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, तो बैंक में जब डिपॉजिट किया तो मैंने कौन सी एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू माय डेटर्स अकाउंट, कितना 60,000। तो मैंने बैंक में एंट्री कर दी, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया है, ठीक है, चेक मेरा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्लियर नहीं हुआ तो बैंक बैलेंस में वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने बैंक में तो रिकॉर्ड कर दिया है मेरी बुक्स में, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन पासबुक में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन माय बुक्स 60,000, ठीक है। इसका 60,000 को क्यों ऐड किया बताए, ऐसा सर क्या, ये 60,000 ऐड क्यों हुए पता चला, क्यों? सर क्योंकि 60,000 जो डिपॉजिट हुआ था वो वापस आ गया हमारे पास, वापस आ गया, वापस क्योंकि आ गया तो पास, क्या हुआ, हाँ, एक तरह से पेमेंट हो गया, डिपॉजिट किया मतलब मेरी रिसिप्ट थी, समझ में आया। आपने मुझे चेक दिया 60,000 का, ठीक है,
तो मैंने मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा 60,000 का बैलेंस बढ़ जाए, लेकिन आपकी साइन गलत थी, तो बैंक ने चेक पास नहीं किया, तो मेरे पास 60,000 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने तो मेरे बैंक में 60,000 रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन बैंक में नहीं आए हैं, ठीक है। तो हम पासबुक से अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने बैंक में 60,000 का क्रेडिट लिया है मेरी पासबुक में, इसीलिए मैंने ये ऐड की है। समझ में आया? ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए ना, तो आपको क्या करना है कि ये मेरा पासबुक का बैलेंस है और ये मेरा अकाउंट का बैलेंस है। अगर प्लस माइनस होके दोनों मैच नहीं होता है, तो मेरा आंसर गलत है, ठीक है। कहीं पे मैंने गड़बड़ की है, उसका मतलब, ठीक है। अंडरस्टैंड? किसी को डाउट है कि आगे चले? क्लियर है सर। क्लियर है? अभी बैंक रिकंसिलिएशन का वो और एक सम करना है कि नेक्स्ट चैप्टर ले? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है टेक्निकलिटी, आपको प्लस माइनस ही करना है, एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस में जाना है, उससे ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। बोलो, एक और सम करना है कि नेक्स्ट चैप्टर? ईसा, मयंक, सुदीप, सर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। मयंक, बैंक। नेक्स्ट करना है ना? कर लीजिए, क्या? नेक्स्ट कर लीजिए सर। So next chapter is depreciation. So depreciation क्यों चार्ज करते हैं? पहला तो क्वेश्चन, to ascertain the true result of operation, पहला रीजन है। to find out my true profit and loss, I must have to charge the depreciation. To present the true and a fair value of my financial position, I must charge the depreciation. To accumulate the fund for the purpose of replacement of the asset, depreciation is required. And to ascertain the true cost of the production, depreciation is required. So depreciation कैसे चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज करने के दो मेथड है, एक तो SLM, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरी है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। दो मेथड है बेसिकली जो कि चलती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशन, तो उसमें क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या मतलब हुआ? जो प्राइस पे मैंने परचेज किया है उससे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने आज मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपए की, ठीक है। वो मशीनरी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 15 साल तक चलेगी, तो दिस 15 ईयर इट इज कंसिडरेड एज ए एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। या फिर मैं ऐसा भी कंसिडर कर सकता हूँ कि ये 10 लाख की मशीनरी की वजह से अगले 15 साल तक मुझे प्रोडक्शन में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। 15 साल के बाद उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, तो 15 साल मेरी मशीन की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हो गई। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू? किसी को पता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब? नहीं सर। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब, मैंने आज 5 लाख की मशीनरी ली, ठीक है। उसकी लाइफ 15 साल है, ठीक है। 15 साल के बाद अगर वो मशीन बेचने जाओ तो मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 15 साल के बाद अगर मैं वो 5 लाख की मशीनरी सेल आउट करने जाऊंगा तो वो मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि 15 साल के बाद ये मशीन की कोई वैल्यू रहने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे 5,000 रुपये देने वाला है। तो दिस 5,000 इज कंसिडरेड एज ए एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। समझ में आया? क्लियर? Now, why we will charge the depreciation?
डेप्रिसिएशन हम चार्ज क्यों करते हैं? तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी 5 लाख की मशीनरी थी, 15 साल के बाद उसका मुझे 5000 ही मिलने वाला है। अगर मैंने आज मशीनरी ली तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5 लाख, ठीक है। ये 5 लाख की मेरी एसेट आज आ गई, लेकिन 15 साल तक ये इसकी वैल्यू 5 लाख रहने वाली नहीं है। 15 साल के बाद तो वो मुझे 5000 ही देने वाली है। तो अगर मैंने ये 5000 आज कैपिटलाइज कर दिए तो मुझे 15 साल में उसको सर्टेन अमाउंट से रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ का मतलब हमें उससे राइट ऑफ करना है, मतलब उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 साल के बाद उसकी वैल्यू रहने वाली नहीं है। 15 साल के बाद मुझे एक और मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो वह एक और मशीन के लिए मैं आज से ही प्रोविजन कर रहा हूँ। समझ में आया? अगर मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया तो 15 साल के बाद भी मेरे बुक्स में 5 लाख का मशीन ही बोलेगा, लेकिन वो मुझे 5 लाख देने वाला नहीं है। तो व्हाई वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन? ड्यू टू वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। मैं मशीनरी जितने टाइम तक यूज करूंगा उतने टाइम तक उतनी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, उस वो मशीन बिगड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी, और जाते जाते उसकी यूजफुल लाइफ कम होती जाएगी और एक दिन वो मशीन पूरा बंद हो जाएगा या फिर स्क्रैप हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। फिर a flux of time even when it is not being used। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने जो मशीनरी ली 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये मशीन मेरे कुछ काम का नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए मशीन की जरूरत होगी, तो मैं ये मशीन तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, तो मुझे इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं आज से ही हर साल उसको राइट ऑफ करना चालू कर दूंगा। फिर डिक्रीज इन ए मार्केट वैल्यू। ऑब्वियसली अगर मैं नई चीज परचेज करूंगा तो उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगी, लेकिन मैं वही, जैसे मैंने कार मार्केट से परचेज की डायरेक्ट शोरूम से, तो वो 10 लाख की कार हो गई, लेकिन 2 साल के बाद मैं बेचने जाऊँगा तो कोई मुझे 10 लाख थोड़ी देने वाला है। मैं वो मुझे 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख ही देगा, तो वो 3 लाख का तो मेरा लॉस हो गया। तो दिस इज डिक्रीज इन माय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज वेल एज अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट। नाउ हाउ वी विल मेजर द अमाउंट ऑफ अ डेप्रिसिएशन? तो सबसे पहले हम एसएलएम से ट्राई करेंगे। मान लो कि मैंने 11 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की, ठीक है। मशीनरी परचेज वैल्यू, उसकी रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है। एक रेसिडुअल वैल्यू का मतलब जब भी इसकी लाइफ एंड होगी अगर मैं उससे बेचने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, और उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, ठीक है। तो मैं उसका डेप्रिसिएशन कैसे गिनूंगा? एज पर द एसएलएम मेथड। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे 11 लाख राइट ऑफ करने हैं, ठीक है, क्योंकि 11 लाख 10 साल के बाद मुझे 11 लाख का कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मुझे 11 लाख राइट ऑफ करने हैं। लेकिन 10 साल के बाद 11 लाख के बदले मुझे 1 लाख तो मिलने वाला है, तो 11 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख को मुझे नेट राइट ऑफ करना है कितने साल में? यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 लाख। तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर एक साल सेम रहता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन विल नॉट चेंज। यूजफुल लाइफ तक डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही रहेगी, उसे बोलते हैं एसएलएम मेथड। अंडरस्टैंड? इसमें किसी को डाउट है? ऐसा मैन सुदीप? नहीं है सर सर। नहीं है, क्लियर ना? क्लियर सर। हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट लेस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, जो अमाउंट आएगी that will be the depreciation as per the straight line method, that is the SLM method. This is the example.
एक्विजिशन कॉस्ट 1,10,000 है, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, तो उसमें से माइनस किया तो दिस इज डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब यूजफुल लाइफ 5 साल की है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 किया तो 20,000 पर ईयर आई हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज द मेन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। ये ज्यादातर यूज में नहीं आती है, ये दोनों में से एक मेथड ही सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की मैंने फॉर्मूला पहले ही बताई दी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट लेना है तो रेट कैसे मिलेगा? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV। उसमें क्या होता है कि मशीनरी परचेज 15 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट मान लो 10%। ठीक है, तो मैं पहले साल क्या करूंगा? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1.5 लाख। ठीक है, पहले साल। तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज करूंगा? 15 लाख माइनस 1.5 कितना हुआ? 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,35,000। तीसरे साल में कितनी अमाउंट पे चार्ज करूंगा? 13.5 माइनस 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये जो आया पहले साल में मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 15 लाख, तो मैंने 15 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। दूसरे साल मेरी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 13,50,000, तो मैंने 13,50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तीसरे साल और कम हुई तो उस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो इसमें क्या होता है, मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल कम होती रहती है। ठीक है, पहले साल 1.5 लाख हुई, दूसरे साल 1,35 हुई, उसके बाद यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 13,50,000 माइनस 1.35। ठीक है, 12,15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 1,21,500 21,500 यहाँ पे आंसर आया। तो डेप्रिसिएशन हर साल इसमें कम होता रहेगा, उससे बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब पहले साल 15 लाख की कॉस्ट थी, उसमें से मैंने 10% माइनस कर दिया, तो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई? 13,50,000। जो 13,50,000 हुआ उसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर दूसरे साल और 10% का डेप्रिसिएशन लिया, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 12,15,000, तो उससे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अंडरस्टैंड? दोनों में फर्क समझ में आया आपको? व्हाट इज SLM एंड व्हाट इज WDV? इसमें किसी को डाउट है? ऐसा मयंक, सुदीप? नहीं सर। ठीक है, अब हमने जब हाँ, शुरू में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, तो एक था कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं किससे? हमारे प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट से या फिर इंडस्ट्री पीपल से, कॉम्पिटिटर से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा बोला था कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मैं किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकता हूँ या फिर मेरे पिछले साल के रिजल्ट से भी कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो A लिमिटेड एंड B लिमिटेड इन द सेम बिजनेस, ठीक है, दोनों कंपटीटर है, लेकिन ए डेप्रिसिएशन में WDV मेथड फॉलो करता है, लेकिन और AB लिमिटेड SLM मेथड फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दोनों में कंपैरिजन इस हद तक पॉसिबल नहीं है, इसमें आप ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे सही,
क्योंकि इसने डेप्रिसिएशन एसएलएम से फॉलो किया है और इसने डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से फॉलो किया है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन डेप्रिसिएशन के लिए वायबल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन नोट्स ऑफ अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक है। हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो बैक्ड बाय द नोट्स टू द अकाउंट। तो नोट्स टू द अकाउंट आपको कैसे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड लिया? तो नोट्स टू अकाउंट में ऐसा दिया गया होगा कि डेप्रिसिएशन ए मेथड से हुआ है या फिर ए मेथड से हुआ है। तो नोट टू अकाउंट की वजह से आपको पता चलेगा कि ये दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वायबल कंपैरिजन है या फिर वायबल कंपैरिजन नहीं है। समझ में आ गया? एक डब्ल्यूडीवी में हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? दिस वाज द फॉर्मूला 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू कॉस्ट ऑफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे स्क्वायर रूट कितने का करना है? n मतलब यूजफुल लाइफ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला इन विच यू कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जनरली आपको डब्ल्यूडीवी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया गया होता है, या फिर जनरली लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो उसका डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में ही उसके रेट दे दिए गए हैं। समझ में आया कि कंपनीज एक्ट में इसका रेट दे दिया गया है। यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एज पर द रेट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी नहीं है, ठीक है, तो लोग अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स एक्ट में भी डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है। सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में भी डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है। तो अगर कोई कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, तो वह डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट चार्ज कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंपनी इज मस्ट रिक्वायर्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये रेट कंपनीज एक्ट में एज वेल एज द इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन के रेट दिए गए हैं। ईच एंड एवरी एसेट रेट इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट एज वेल एज द इनकम टैक्स एक्ट। नाउ हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करेंगे? किसी को आइडिया है? डेप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंस, लेकिन इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंस कैसे हुआ सुदीप? सुदीप, नॉन कैश एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? नहीं पता सर। डेप्रिसिएशन, मैंने आज मशीन परचेज किया 15 लाख का, सेम एग्जांपल आई विल कैरी ऑन, ठीक है। सो आज ही मैंने 15 लाख दे दिया, ठीक है, लेकिन मैं हर साल 10% डेप्रिसिएशन डालता हूँ 1.5 लाख रुपए का। तो क्या हर साल मेरा 1.5 लाख रुपए बैंक से थोड़ी जा रहा है? मैंने तो एक साल में 15 लाख दे दिए गए। हर साल मुझे क्रेडिटर को 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो जब मशीन परचेज किया तभी ही 15 लाख दे दिया है। मैं 1.5 लाख तो सिर्फ इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ कि मेरी मशीन की कैपेसिटी हर साल 10% कम हो रही है, ठीक है। तो मैं 10% का वह एक्सपेंस डाल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा कोई कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नाउ हाउ वी विल डिटरमाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री? तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? मयंक, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा सर। डेबिट होगा। कौन से अकाउंट का रूल लगा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर एक्सपेंस होता है तो उसे डेबिट करो, इनकम होती है तो उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो मेरी 15 लाख की एसेट, ठीक है,
डेप्रिसिएशन मैंने 10% क्लेम किया, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,50,000। ठीक है, अब मैं क्रेडिट किसे करूंगा? ना तो मेरे बैंक में से पैसा जा रहा है, ना तो कैश में से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट किससे करूंगा? ऐसा क्या सर? डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो क्रेडिट किसे करूंगा? हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होती है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट किस अकाउंट को करूंगा? एसेट अकाउंट जो वैल्यू है। एसेट अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट, हाँ। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? अगर एसेट आ रही है तो उसे डेबिट करो, जा रही है तो उसे क्रेडिट करो। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर मेरी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करो, और डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करो। तो 1 साल के बाद मेरी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। कार का एग्जांपल कि आज मैंने 10 लाख की कार ली, लेकिन 1 साल के बाद मेरे कार की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मेरी कार की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो मैं उससे क्या करूंगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। समझ में आया? डेप्रिसिएशन की एंट्री ऐसे ही होगी हर एक बार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मान लो आपकी एक से ज्यादा एसेट है, तो आप एक ही एंट्री में सारी एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मशीन अकाउंट, टू कंप्यूटर अकाउंट, टू आईफोन अकाउंट अगर आईफोन आपने दिखाया है तो, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी इतनी सारी एसेट है तो आप सारी के सारी एसेट की एंट्री ऐसे ही करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट, या फिर एक साथ भी कर सकते हो। मान लो कि इसका डेप्रिसिएशन हुआ 100, इसका हुआ 200, इसका 300, इसका फिर से 100 और इसका 100, तो कितना हुआ टोटल? 5, 7 एंड 800। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 800 टू मशीनरी 100 टू कंप्यूटर 200 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर? दिस इज द वन मेथड इन हाउ वी कैन डिटरमाइन द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर है सबको? सर, यस सर। ओके, नाउ द सेकंड अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है कि हमें डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बना लेनी है, ठीक है। प्रोविजन का अकाउंट अलग से, हम हर एक एसेट को डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बना देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लिखते थे ना मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, उसकी जगह हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। या फिर उसकी जगह हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। और इसका बैलेंस होगा डेबिट, ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, और ये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। समझ में आया? इसमें ये दूसरी मेथड है, वहां पे हम एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर देते थे डेप्रिसिएशन में से, यहाँ पे हम अलग से प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर कि नहीं समझ में आया? ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे आएगी लायबिलिटी, यहाँ पे आएगी एसेट, ठीक है। यहाँ पे मेरी मशीनरी है 15 लाख रुपए की। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, 1.5। तो मैं यहाँ एसेट में दिखाऊंगा 13,50,000, ठीक है।
सो दिस इज वन मेथड। मैं 15 लाख में से 1,50,000 कम कर दिया तो मेरी एसेट कितने की हो गई? 13,50,000 की। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑल्टरनेटिव था जिसमें हमने एंट्री की थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी रिड्यूस हुई मेरी क्योंकि मशीनरी जा रही है, तो मैंने मशीन में से माइनस कर दिया। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव, बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट। ठीक है, यहाँ पे मेरी मशीनरी रहेगी 15 लाख रुपए और यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000। ठीक है, सो मेरा 15 लाख इस साइड है, 1,50,000 इस साइड है। नेट इफेक्ट कितनी हो गई? 13,50,000। अल्टीमेटली माई मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 13,50,000। लेकिन दोनों ऑल्टरनेटिव सही है, आप दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हो, लेकिन इजी ऑल्टरनेटिव हमने जो पहला किया ना वही है कि हम एसेट में से उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दे। लेकिन इसमें फायदा क्या होगा? अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो इसमें एक ही फायदा होगा कि आपको मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट हर साल अपनी बैलेंस शीट में से मिल जाएगी क्योंकि हमने उसके सामने डेप्रिसिएशन लिखा है। लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो हर एक साल ओरिजिनल कॉस्ट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ WDV मिलेगी। ठीक है, तो बैलेंस मेरा मशीनरी का रहा है वो ही मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? दोनों अल्टरनेटिव का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होगा वो ऐसा क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ ऐसा सर। मयंक, मयंक क्लियर है कि नहीं पता चल रहा है आपको? हाँ सर। क्लियर ना? ओके। So now we will go for one of the illustration. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. ठीक है, the firm write depreciation as a 10% per annum of the original cost every year. Original cost का depreciation मतलब हर साल वह same depreciation charge करेगा. The books are closed as on 31st December every year. तो पहले तो मशीन एक्वायर की, उसकी एंट्री क्या होगी? मशीन एक्वायर की उसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर अकाउंट। तो मशीन अकाउंट मैंने डेबिट किया तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कितने में एक्वायर की? 14 लाख, तो 14 लाख। फिर 1 लाख मैंने इंस्टॉलेशन का दिया तो टू बैंक अकाउंट फॉर इंस्टॉलेशन 1 लाख। तो मेरी मशीनरी कितने की हो गई? 15 लाख की। ठीक है, अब हर साल मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1,50,000 का। बुक में कब क्लोज कर रहा हूँ? 31 दिसंबर को। अक्वायर कब की? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 6 महीने। ठीक है, मेरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 1.5 लाख। 15 लाख का 10%, 15 लाख का 10%, ये मेरे 15 लाख एसेट की वैल्यू है, उसका 10% मुझे करना है तो कितना हुआ? 1.5 लाख। लेकिन पूरे साल का नहीं, मुझे 6 महीने का ही गिनना है क्योंकि मैंने 6 महीने पहले ही एसेट एक्वायर की है। तो 10% ऑफ 15 लाख फॉर 16 मंथ, 6 मंथ सॉरी, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 75,000। नाउ जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे 15 लाख मेरा टोटल हुआ, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 15 लाख माइनस 75,000, 14 लाख 25,000। अंडरस्टैंड? वही चीज जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट, यहाँ पे आपकी एसेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी आएगी लायबिलिटी, मशीनरी 15 लाख लेस डेप्रिसिएशन 75,000, यहाँ पे आएगा 14,25,000। तो दिस प्रेजेंटेशन वुड मैच विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा 14,15,000 मैच हो गया। ठीक है, ये बात जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे कल तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट साल क्या करेंगे? ये जो बैलेंस है ना 14,25,000 उससे हम ब्रॉट डाउन करेंगे।
ये 2015 का अकाउंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस बैलेंस इज ब्रॉट डाउन 14,25,000। वापिस साल खत्म होने तक मैं 10% डेप्रिसिएशन करूंगा। कौन सी मेथड है? 10% ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या होगा? एसएलएम मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10% ऑन 15 लाख एवरी ईयर, तो एसएलएम मेथड हो गया। तो दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1.5 लाख। 14,25,000 में से 1.5 लाख गया तो कितना बैलेंस बचा? 12,75,000। तो दिस बैलेंस विल बी कैरिड डाउन टू दी नेक्स्ट ईयर। नाउ ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। तो अब हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो रही थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। क्रेडिट किसको किया? मैंने मशीनरी को। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 75,000, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन को मैं कहाँ ले जाऊंगा? जब फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। एक बात आप याद रखो, जो भी खर्चे होते हैं वो साल के एंड में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे एसेट और लायबिलिटी होते हैं उसका बैलेंस मैं दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो मशीनरी मेरी एसेट थी तो उसका बैलेंस मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस था तो उससे मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, उससे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये एग्जांपल आप सबको समझ में आया डेप्रिसिएशन का? कि एक और बता दूं? ऐसा हाँ सर, समझ समझ में में आ आया? गया सर। हाँ कि सर। एक और एग्जांपल करना है, सर नहीं, समझ में आ गया। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि कल फाइनल अकाउंट का सम करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आज पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल हम फाइनल अकाउंट, हेलो बोलो। हाँ सर, ठीक है सर। तो जो भी हम फाइनल अकाउंट का सम करेंगे उसमें हम सारा का सारा एक बार फिर से कर देंगे हमारे जर्नल एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा लेजर पोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक ही सम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए कल के लिए मेन क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन ये सब जब सही होगा तो ही ये बनेगा, अंडरस्टैंड? ठीक है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। क्लियर? सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है डेप्रिसिएशन या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो बोलो। क्लियर मयंक? क्लियर है सर। Yes, sir. थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। सर, गुड नाइट।